नमस्कार, मैं तरुण पदमवार, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, चंदूलाल चंद्राकर, गवर्नमेंट कॉलेज धमधा। आज जिस टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा वो एमए फोर्थ सेमेस्टर रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड है और उस टॉपिक का नाम है मोड या बहुलक। देखिए, सांख्यिकी में जब हम सांख्यिकी माध्य की चर्चा करते हैं तो हमें उसके कई सारे प्रकार दिखलाई पड़ते हैं। उनमें से एक प्रकार है बहुलक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोड। जो मोड शब्द है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। फ्रांसीसी भाषा से ही वो इंग्लिश में मोड बना है। और फ्रांसीसी भाषा के किस शब्द से? तो वो है ला मोड। ला मोड का एक्चुअल में फ्रांस या फ्रांसीसी उस भाषा में मतलब होता है प्रचलन या फैशन। ऐसा कोई भी चीज जो प्रचलन में हो, रिवाज में हो, वो चीज बहुलक कहलाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि बहुलक सांख्यिकी माध्य का प्रकार है। सांख्यिकी माध्य कई प्रकार के होते हैं और सबकी अपनी विशेषता होती है, सबकी अपनी उपयोगिता होती है। उसी संदर्भ में बहुलक की भी अपनी विशेषता है और बहुलक का अपना एक महत्व है। अभी हम बहुलक की थोड़ी विशेषता की चर्चा कर लेते हैं। यदि हम बहुलक की विशेषता की चर्चा करें तो इसकी जो पहली विशेषता हमको दिखलाई पड़ती है वो है कि जो बहुलक होता है वह आवृत्ति होता है जो सर्वाधिक होती है। मतलब किसी भी तथ्यों के समूह में, किसी भी अंकों के समूह में या समंक माला का वो अंक जो जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो वो बहुलक कहलाता है। दूसरा, यदि दो अंकों की आवृत्ति समान और सर्वाधिक हो तो बहुलक क्या हो सकते हैं? एक से अधिक हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में किसको बहुलक माना जाए, इस पर हम चर्चा आगे करेंगे। तीसरा, बहुलक का संबंध किससे होता है? आवृत्ति से होता है। चौथा, और बहुलक का संबंध किससे नहीं होता है? तो पदों के मूल्य से, पदों का मूल्य बहुलक से असंबंधित होता है, बहुलक को प्रभावित नहीं करता। मतलब पद के मूल्य कम है, ज्यादा है, यह चीज प्रभावित नहीं करता कि बहुलक क्या होगा या क्या नहीं होगा। मुख्यतः जो बहुलक डिपेंड करता है वो होता है आवृत्ति पर। तो ये थी बहुलक की कुछ विशेषताएं। देखिए, जैसा मैंने पहले बताया था, बहुलक की अपनी महत्ता होती है, उपयोगिता होती है। जैसे अब इसको हम थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। जैसे हम कहते हैं, हम सामान्यतः इन शब्दों का प्रयोग करते हैं सांख्यिकी माध्य में, माध्य, मध्यिका और बहुलक की। माध्य क्या होता है? जैसे सपोज हमको ये देखना है कि अप्रैल महीने में छत्तीसगढ़ में या पर्टिकुलर किसी शहर में औसत तापमान कितना रहा, तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? मध्यिका या बहुलक की नहीं, माध्य की जरूरत पड़ेगी, समांतर माध्य की जरूरत पड़ेगी। यदि हमको देखना है कि किसी कॉलेज में 1000 बच्चे हैं और वहाँ 6 कक्षाएं लगती है और हर कक्षाओं में अलग अलग बच्चे हैं, अब हमको ये जानना है कि औसतन हर कक्षाओं में कितने बच्चे हैं, तो हमको समांतर माध्य की आवश्यकता पड़ेगी। उसी प्रकार यदि कोई परीक्षा हुआ, उस परीक्षा में अब हमको ये डिसाइड करना है कि कितने बच्चों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाए, तो जो कट ऑफ मार्क्स निकालना है उसके लिए हमको मध्यिका की आवश्यकता पड़ेगी। और बहुलक की आवश्यकता यदि हम दैनिक जीवन में देखें तो सपोज आप देखिए कि यदि कोई एक दुकानदार है, एक दुकानदार है जो जूता बेचने का काम करता है। अब उसने 1 महीना पहले अपने दुकान में 5, 6, 7 और 8 नंबर के जूतों का ऑर्डर दिया था और हर एक नंबर के जूते के 50-50 पेयर उसके पास आए थे। अब उसको अपना अगला ऑर्डर देना है, नेक्स्ट ऑर्डर देना है। अब वो किसको ऑर्डर देगा? यदि सबको देगा तो सबको एक जैसा नहीं देगा, अब किसी न किसी एक को ज्यादा ऑर्डर देगा। तो वो किस पे डिपेंड करेगा? अब वो ये देखेगा कि बिका कितना। भाई बिका कितना? माने जाइए 4 बिका, ये 11 बिका, ये 13 बिका, ये 40 बिका। अब इसमें आवृत्ति सबसे अधिक किसकी है? इसकी। बहुलक क्या होगा? ये 40। इसका मतलब क्या है? अगली बार जब वो दुकानदार इन नंबरों के जूतों का ऑर्डर देगा तो सबसे ज्यादा वो 8 नंबर के जूतों को मंगवाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी आवृत्ति ज्यादा है। तो यहाँ पे किसका क्या निकाले हम? माध्य या मध्यिका ने निकाले, बहुलक निकाले। ये देखे कि आवृत्ति किसकी ज्यादा है। तो माध्य, मध्यिका और बहुलक की अपनी उपयोगिता होती है। क्योंकि हमारा टॉपिक मोड है तो हम ये देखते हैं कि बहुलक निकाला कैसे जाए। तो सामान्यतः हमको मालूम है कि जो प्रश्न की जो श्रेणियां होती है
वो 3 प्रकार की श्रेणी के प्रश्न पूछे जाते हैं, या हम कहते हैं प्रश्न की प्रकृति 3 प्रकार की हो सकती है। पहला, एक प्रश्न आएगा व्यक्तिगत श्रेणी का प्रश्न आएगा, व्यक्तिगत श्रेणी या इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा जो प्रश्न की प्रकृति रहेगी वो रहेगी खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी के सवाल आएंगे। और तीसरा सवाल वो रहेगा जो सतत श्रेणी से संबंधित रहेगा, सतत श्रेणी से संबंधित प्रश्न आएंगे। अब ये प्रश्न की प्रकृति इन 3 में से कोई एक होगी। यदि व्यक्तिगत श्रेणी का कोई प्रश्न आता है तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, इसको हम किससे बनाएंगे? निरीक्षण विधि से। निरीक्षण विधि से हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसको हम एग्जांपल देखेंगे। यदि खंडित श्रेणी का प्रश्न आता है तो ये 2 प्रकार से बन सकता है। एक, निरीक्षण द्वारा भी बन सकता है, और दूसरा यहां पे फिर समूहीकरण विधि, ग्रुपिंग मेथड का यूज करना पड़ेगा। और तीसरा, यदि सतत श्रेणी का सब प्रश्न आता है या इस प्रकार की प्रकृति के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको सूत्र से बनाना पड़ेगा। और वो सूत्र है, जनरली हम जो बहुलक है उसको Z से डिनोट करते हैं। Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब ये फार्मूले में कौन कौन सी क्या क्या है, जब ये हम पर्टिकुलर इस श्रेणी का सवाल बनाएंगे तो हम देखेंगे। देखिए, तो ये एक चीज है, तो इस पे एक बार आप फोकस कर लीजिए। व्यक्तिगत श्रेणी है तो निरीक्षण विधि, खंडित श्रेणी है तो निरीक्षण से भी बनेगा और समूहीकरण से। कब निरीक्षण से और कब समूहीकरण से, इसकी चर्चा हम प्रश्न में करेंगे। और तीसरा, सतत श्रेणी है तो हम सूत्र से बनाएंगे। ये हुआ। अब हम एक एक की चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल आता है यदि खंडित श्रेणी का है, वो व्यक्तिगत श्रेणी का है। व्यक्तिगत श्रेणी में सवाल कैसे रहेंगे? मान लीजिए प्रश्न पूछ रहा है आपसे 4, 8, 10, 4, 17, 11, 4, 3, 4, ये प्रश्न है। अब आपसे पूछा जा रहा है बहुलक बताइए। बहुलक हम जानते हैं, बहुलक कौन होगा? जिसकी आवृत्ति इस पूरे समंक माला में सबसे ज्यादा होगी। तो निरीक्षण मतलब आप कह सकते हैं अवलोकन, या नेत्रों का प्रयोग करके हम देख के बता सकते हैं कि किसकी आवृत्ति ज्यादा है। 1, 2, 3, 4, 4 की आवृत्ति 4 बार हुई है, इसलिए बहुलक क्या है? 4। यदि यहाँ पे 4 और रहता तो 4 की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 5 बार। तो बहुलक क्या होगा? 4। मतलब आवृत्ति जिसकी सबसे ज्यादा है, कितनी आवृत्ति है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसकी सबसे ज्यादा आवृत्ति होती है वही उसका बहुलक होता है। किसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है? 4 की। कितनी बार है? 5 बार। उससे ज्यादा किसी का नहीं है, तो बहुलक क्या होगा? 4। तो व्यक्तिगत श्रेणी को आप देख के बता सकते हैं, या देख के हम निकाल सकते हैं कि बहुलक क्या होगा। दूसरा, यदि ये खंडित श्रेणी का सवाल है तो मैंने आपको बताया था, एक निरीक्षण से और दूसरा समूहीकरण से। अब सवाल उठता है निरीक्षण से कब बनेगा और समूहीकरण से कब बनेगा। तो देखिए, यदि एक मैं उदाहरण लेता हूं, एक उदाहरण है 150 150
देखिए ये प्रश्न 1 मान लीजिए और इसको आप 2 मान लीजिए। अब हम देख रहे हैं खंडित श्रेणी, ये दोनों ही खंडित श्रेणी के उदाहरण हैं। अब सवाल उठता है कि खंडित श्रेणी में हम निरीक्षण से भी बना सकते हैं। कब बना सकते हैं, इस सवाल को देखिए। ये पदों का मूल्य दिया है, अब यह है उसकी आवृत्ति, ये है फ्रीक्वेंसी एफ। 150, 60, 70, 80, 90 ये पदों का मान है। अब ये उसकी आवृत्ति है। आवृत्ति तो हम निरीक्षण से कब बनाएंगे, निरीक्षण में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी है, 4, 8, 3, 16, 2, 7, 16। तो बहुलक क्या होगा, आवृत्ति कितनी, किसकी सर्वाधिक है, 16, किसकी, 180 की। तो बहुलक क्या होगा, 180। लेकिन अब जरा इस सवाल को देखिए। इस सवाल में हम देख रहे हैं आवृत्ति सबसे ज्यादा क्या है, 5 से ज्यादा है 6, 6 से ज्यादा है 8, 8 से ज्यादा है 9 की, फिर 8, 9, फिर 9। तो यहाँ पे अब देखिए 2 आवृत्ति सबसे ज्यादा है 9, लेकिन वो भी है 2 बार। अब यहाँ पे आप निरीक्षण विधि का यूज नहीं कर सकते। फिर अगर आप निरीक्षण से करेंगे तो आप 12 को मोड मानेंगे कि 14 को, यहाँ पे ये दिक्कत है। तब हमको दूसरा मेथड का यूज करना पड़ता है और वो है समूहीकरण विधि। अब समूहीकरण विधि 3 स्टेप में बनेगा। पहला, हमको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। दूसरा, उस ग्रुप का एनालिसिस करना पड़ेगा और हमको मोड निकालना है। इन 3 स्टेप में समूहीकरण विधि को पूरा किया जाता है। निरीक्षण विधि में हम इन दोनों में से, चूंकि आवृत्ति समान है, तो किसी भी एक को हम बहुलक नहीं मान सकते। इसका कारण क्या होता है कि जो पदों की आवृत्ति रहती है वो अपने निकट की आवृत्तियों से प्रभावित होती है। इसलिए हम अपने हिसाब से किसी भी एक को समान आवृत्ति और अधिक आवृत्ति होने पर किसी एक को हम बहुलक नहीं मान सकते। निरीक्षण विधि में यही, निरीक्षण विधि का प्रयोग सामान्यतः कहाँ होता है, जहां पर पद सजातीय हों या समान टाइप के हों, वहां पर निरीक्षण विधि होगा। लेकिन यहाँ पर सजातीयता का अभाव है। तो अब हम इसको ग्रुपिंग मेथड से बनाएंगे। ग्रुपिंग मेथड में क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया, आपको एक 3 समूहीकरण की सारणी बनानी है, विश्लेषण सारणी बनानी है, और उसके पश्चात आपका बहुलक निकलेगा। तो इस प्रश्न को लेंगे। अब हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, समूहीकरण सारणी, ग्रुपिंग समूहीकरण सारणी। सारणी कैसे बनती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, टेबल बनाएंगे। यहाँ पे आएगा पदों का मूल्य, ठीक है। यहाँ पे है आवृत्ति, आवृत्ति का यह पहला कॉलम एफ। पदों का मूल्य पहले लिख लेते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ये हो गया। अब पहली आवृत्ति, टोटल आवृत्ति में हमको 6 कॉलम बनाने हैं। आप ये मान लीजिए 1, 2 हो गया, 3, 4, ये 5 और 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पहली आवृत्ति जो दी हुई है वही होगी 5, 6, 8, 7, 9, 8, 9 और 6। अच्छा, जो ये कॉलम नंबर 1 हुआ, ये कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 2 में हम क्या लिखेंगे, 1, जो आवृत्ति दी हुई है उसमें से 1 + 2, 1 + 2 मतलब इन 2 को जोड़ेंगे हम। 6 और 5 11, 8, 7, 15, 9, 8, 17 और 9, 6, 14 हो गया। और सॉरी 9 और 6, 15। अब 6, 5, 11, 8, 7, 15, 9, 8, 17 और 9, 6, 15। तो ये हुआ आपका पहला। अब दूसरा कॉलम में क्या लिखेंगे, 1 + 2 + 3, 2 + 3। अभी हमने यहाँ पे 1 को लिया, यहाँ पे 1 और 2 को लिया। अब यहाँ पे हम 1 छोड़ के 2 और 3 को लेंगे। तो 8 और 6, 14, 7 और 9, 16, 8 और 9, 17। नीचे चूंकि 1 है, पेयर नहीं बना तो उसको हम छोड़ देंगे। तो ये आ गया 14, 16 और 17। थर्ड नंबर के कॉलम में अब हमको 3 पेयर लेना है, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3। ये 3 का एक कॉलम बनेगा। ये 3 का एक कॉलम बनेगा तो आप देखेंगे 8, 6, 14 और 5, 19।
फिर ये 3 का कॉलम बनेगा, क्या रहेगा 9 7 16 और 8 24। चूंकि एक है पेयर 3 का नहीं बना तो छोड़ देंगे। फिर 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4 में क्या करेंगे 1 को छोड़ देंगे, 2 + 3 + 4, ये क्या रहेगा 2 + 3 + 4 में आप देखेंगे तो 8 6 14 और 7 4 11 21। अब ये नीचे का 3 पेयर बन जाएगा 9 8 17 और 6 23, 23 हो गया। एक मिनट, 8 6 14 7 4 11 21, 2 + 3 + 4, ये होगा 2 + 3 + 4, 8 6 14 और 7 4 11 21, 9 9 18 और 8 26 होगा, ये 23 नहीं होगा, ये 26 होगा। 9 9 18 और 8 26, एक है वो छूट जाएगा। अब हम क्या करेंगे 1 + 2 + 3, 2 + 3 + 4, अब 3 + 4 + 5, ये कॉलम हो जाएगा 1 2 3 2 3 4 3 4 5। 3 4 5 में क्या करेंगे हम 1 2 छोड़ देंगे, अब इसको लेंगे ये 3 पेयर 8 7 और 9 को, 8 7 15 और 9 24, 8 6 14 और 9 23, 24 और 23, ये आ गए। अब हम क्या बनाएंगे विश्लेषण सारणी। अब हमारा काम क्या है विश्लेषण सारणी बनाना। अब ये विश्लेषण सारणी में हम क्या बनाएंगे, हम पदों का मूल्य वैसे ही रखेंगे, 2 कॉलम बनेंगे, आप इसको ऐसा कर दीजिए, ये रहेगा स्तंभ और ये रहेगा पदों का मूल्य। पदों का मूल्य कितना है 8 से लेके है 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब आप देखेंगे जितने कॉलम हैं उतने कॉलम हम फिर से बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम हो गए। कॉलम 1 2 3 4 5 और 6 पहले कॉलम में। अब हम देखेंगे आवृत्ति किसकी ज़्यादा है। आवृत्ति सर्वाधिक आवृत्ति क्या थी 9, किसकी थी 9 थी, 12 की और 14 की, तो टिक करते जाइए। 9 किसकी थी 12 की और 14 की, ठीक। सेकंड में आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी है 11 है, 15 है, 17 है, 15 है, 17 किसका है 12 और 13 का, 12 और 13 का। थर्ड कॉलम में आइए 14 16 17 किसकी आवृत्ति ज्यादा है 17 की। 17 हम किसको जोड़ के बनाए थे 13 और 14 वाला जो था पद का मूल्य 13 और 14। फोर्थ में आ जाइए 1 2 3 4, 4 में 19 है और 24 है, हमने 3 कॉलम लिए थे और 3 पदों को लिया था, तो यहाँ पे 1 2 3, अब ये हो जाएगा 3, 11 12 और 13, 11 12 और 13। अब नेक्स्ट फिफ्थ कॉलम में सबसे अधिक आवृत्ति है 26 की। 26 किस में आ रहा था 13 14 और 15 में, 13 14 और 15, ये हो गया। लास्ट कॉलम 23 और 24 सर्वाधिक है। 24 किसका था 1 और 2 को छोड़ के ये वाला था, 10 11 और 12, 10 11 और 12, ये हुआ। Eleven, 15, 17, 14, 16, 17, 19, 24, 21, 26, 24 एंड 20। ठीक है, एक बार आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि ये 11 था, 11 का से 6 5 11, तो यहाँ पे 15 10 और 11,
जो सेकंड नंबर के कॉलम में 10 और 11 का था, 12 और 13 का था। सेकंड नंबर का कॉलम 12 और 13 का था। ओके, 2 + 3, जो थर्ड नंबर का कॉलम था उसमें था, ये था 2 + 3, ये था 1, फिर ये था 2, 16 का ये था, और 13 और 14 थर्ड नंबर के कॉलम में 13 और 14। ओके, अब इसमें था 19 और 24, 19, 1 + 2 + 3, ये 3 हो गए। अब ये 3 का फिर था 11, 12, 13, कौन सा नंबर का कॉलम, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 में कौन कौन सा कॉलम, 11, 12, 13, 11, 12 और 13। ओके, नेक्स्ट कॉलम 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4। ओके, और फिर ये था 12, 13, 14, ये था 12, ये सॉरी, ये यहाँ पे मिस्टेक था, ये आएगा 12, 13 और 14। एंड यहाँ पे आप देखेंगे 6 नंबर का कॉलम ये था 3, 4, 5, ये 3, 4, 5, 10, 11, 12, 10, 11, 12। हाँ, ये हमारा हो गया। अब विश्लेषण सारणी में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आप देखिए, काउंट कीजिए, 10 की आवृत्ति कितनी बार हुई है, 1, 11 की 2, 12 की 1, 2, 3, 4, 5, 14 की 13 की 4, और 14 की 3। सबसे ज्यादा बार आवृत्ति किसकी हो रही है, 5, किसकी, 12 की, 12 की। तो यहाँ पे हम देख रहे थे 9 किस में आ रहा था, 12 में भी आ रहा था, 9 14 में भी आ रहा था। आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी थी, 9 की थी, जो 12 में भी था और 14 में भी था। लेकिन जब हमने ग्रुपिंग मेथड से बनाया तो हमको पता चला कि एक्चुअल में जो बहुलक है वो 14 नहीं है बल्कि 12 है। इस प्रकार बहुलक क्या हुआ, Z = 12। ये था ग्रुपिंग मेथड। ओके, ये क्लियर है। तो थोड़ा जब भी हम सवाल बनाएंगे तो एक बार हम इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। एक बार इसको आप थोड़ा सा देखिए। अब हम जो बहुलक का जो तीसरा प्रकार है उस पर चर्चा करते हैं, वो है सतत श्रेणी। जल्दी से समझ लेते हैं कि सतत श्रेणी के सवाल को हम कैसे बनाएंगे। तीसरा जो मेथड होता है वो है सतत श्रेणी। मैंने पहले ही बताया था, सतत श्रेणी के सवाल को किससे बनाएंगे, सूत्र के माध्यम से। सूत्र क्या है, Z = L1 + F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 × I। जब भी सवाल आता है, प्रश्न आता है, और जब प्रश्न आता है हम सूत्र लिखते हैं तो सूत्र में डायरेक्ट हम वैल्यू नहीं रखेंगे। जब भी हम इस टाइप से सतत श्रेणी के सवाल आएंगे तो सबसे पहला हमारा दायित्व बनता है कि हम एक एक चीज को बताएंगे कि कौन सी चीज क्या है। तो सबसे पहले हम इससे संबंधित एक सवाल नोट कर लेते हैं। सवाल नोट करने के बाद हम इसको हम बनाएंगे। जैसे एक प्रश्न आता है 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। अब इसमें दिया है 6, 9, 10, 16, 6, 9, 10, 16, 12, 8, 7, 12, 8 और 7। अब देखिए, मैंने पहले ही बताया था फार्मूला ये है, इस फार्मूले को हमको बेस बनाना है। अब यहाँ पे फार्मूला में है क्या, F1 = बहुलक वर्ग की आवृत्ति, मतलब वो आवृत्ति जो सबसे अधिक होगी। आवृत्ति यह है, ठीक है, यह है। दूसरा F1 के पहले, 1 के पहले क्या आता है, 0, तो F0 क्या होगा, वो आवृत्ति जो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की है, ठीक पहले वर्ग की है वो आवृत्ति। हमको मालूम है 2 F1 के बाद आता है, तो कौन सा होगा, F2 ठीक बाद वाले वर्ग की। मतलब बहुलक जो आवृत्ति सबसे अधिक है उसके ठीक बाद वाला वर्ग की आवृत्ति जो होगी वो F2 होगा। L1 क्या होगा, जो आवृत्ति सबसे अधिक है जिसमें है उसकी जो निम्न सीमा है, मतलब कह दिया जाए कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा।
और आई क्या होगा, वर्ग अंतराल कहा जाता है। वर्ग अंतराल मतलब जो बहुलक वर्ग है उसकी उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच का जो अंतर होगा वो आई कहलाएगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं F1 क्या है, बहुलक जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक है। आवृत्ति कौन कौन सी है, 6, 9, 10, 16, 12, 8, 7, सबसे ज्यादा क्या है ये क्या कहलाएगा F1। F0 क्या होगा, ठीक पहले आवृत्ति, ये F0 हो जाएगा। F2 क्या हो जाएगा, इसके ठीक बाद ये F2 हो जाएगा। L1 क्या होगा, जो आवृत्ति सबसे अधिक है उसकी निम्न सीमा, L1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, L1 बराबर 30, L1 बराबर 30। I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा 40 माइनस 30, उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर मतलब 10। अब ये है आपके वैल्यू मिल गए हमको। अब इन वैल्यू को हम इसमें पुट अप करेंगे और हमको पता चल जाएगा। L1 इन द सेंस 30, हमको पता है L1 30 है। F1 कितना है 16 माइनस F0 मतलब 10, 2F1 16, 2 इंटू 16। अब चाहे तो इसको आप डायरेक्ट 16 दूनी 32 माइनस F0 कितना है 10 और F2 कितना है 12 इंटू 10, आई मतलब 10। चाहे तो हमको मालूम है गणित में ऋण और ऋण आपस में जुड़ते हैं और चिन्ह लगता है ऋण का, तो ऋण 10 और ऋण 12 कितने हो जाएंगे, ऋण 22 ये हो जाएगा। अब इसको आप और सॉल्व करेंगे आगे तो 30 प्लस 30 प्लस 16 में 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा 6, और ये कितना बच जाएगा 10 गुणित 10, ये 10 और 10 आपस में कट जाएंगे तो 30 प्लस 6 बराबर 36। इस प्रकार इसका बहुलक क्या हुआ 36। तो ये था सतत श्रेणी से बहुलक निकालने का। देखिए यदि अब ये देख लीजिए थोड़ा सा, ये है फार्मूले जब एग्जाम में आ गया तो फार्मूला लिखना है। सतत श्रेणी में फार्मूला के एक एक चीज को बताना है कि कौन सी चीज का मतलब क्या होता है, फिर उसकी वैल्यू को लिख के बताना है कि F1 मतलब ये, F0 मतलब ये, और उसके बाद सूत्र में रखना है और उसका आंसर निकालना है। तो यह है बहुलक निकालने का ये मेथड। देखिए यहाँ पे एक दो कंडीशन और हो सकता है। क्या कंडीशन हो सकता है, यदि 16 मान ले जाए यहां रहता, ये 7 रहता, ये 16 रहता, तब की कंडीशन में क्या होता, तब की कंडीशन में F2 क्या होता इसके बाद वाले वर्ग, इसके बाद का तो वर्ग नहीं है तो F2 बराबर 0 हो जाता। यदि यही 16 यहां रहता तब क्या होता, तब F1 0 हो जाता। क्यों, क्योंकि हमको मालूम है F0 0 हो जाता। क्यों, क्योंकि हमको मालूम है ये F1 है, F0 क्या होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की आवृत्ति, इसके पहले तो कोई वर्ग है नहीं, तो F0 क्या हो जाता 0। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है बनाते समय। इसके अलावा सतत श्रेणी में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, सतत श्रेणी में सवाल क्या था 6, 9, 10, 16 ये सवाल था। देखिए इसमें 2-3 कंडीशन हो सकता है, और यदि अगर यहाँ पे 12 की जगह 16 रहता तब हम क्या करते, तब हम F1 किसको मानते, इसको मानते, इसको मानते, दिक्कत हो जाता। तब हमें क्या करना पड़ता, तब हम ऐसे अगर सवाल कोई आएगा सतत श्रेणी में, अगर इस टाइप के सवाल आ रहे हैं जिसमें जो अधिकतम आवृत्ति है वो फिर से समान हो गई, तो इसके पहले हमने देखा था डिस्क्रीट सीरीज में कैसे बना रहे थे, ग्रुपिंग मेथड से। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग मेथड का यूज करना पड़ेगा। पहले ग्रुपिंग मेथड का यूज करके सबसे पहले बात आप क्या पता करेंगे, ग्रुपिंग मेथड से यूज करके आप पता करेंगे कि बहुलक किस में आ रहा है, कौन सी सीमा में आ रहा है, 30 से 40 में आ रहा है कि 40 से 50 में आ रहा है। इस अगर ये चीज डिसाइड हो जाएगा कि ये है कि ये है, तब हमको पता चलेगा कि हमारा L1 क्या है, हमारा F0 क्या होगा और हमारा F2 क्या होगा। तो ये चीज हमको ध्यान में रखना है। अगर आवृत्ति समान होती है
तो यहाँ पे हमको ग्रुपिंग मेथड का यूज करना है। ग्रुपिंग मेथड के बाद हमको पता करना है कि हमारा बहुलक ये है कि ये है। अगर ये है तो इससे हमको ये पता चलेगा कि हमारा इस सूत्र में जो L1 है वो ये होगा और F2 होगा वो ये होगा। ये चीज हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके माध्यम से आप बहुलक को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। धन्यवाद।